हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एक टॉपिक स्टडी किए थे। तो अभी हमारी केमिस्ट्री का बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर जो कुछ एक न्यू टॉपिक्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कुछ उनमें से छूट गए, उन्हीं को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनमें हमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड, एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड। या आपसे पूछेंगे कि जो एटम्स होता है या परमाणु होता है तो वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते, जबकि जो अणु होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और या यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो दूसरे एटम से क्यों जुड़ेंगे या क्यों कंबाइन होते हैं, ठीक है। और वो किस तरह हैं, जो परमाणु है दूसरे परमाणुओं से संयोजन करते हैं यानी उनसे कंबाइन होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के जवाब आज के इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। आपने प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा है कि जो एटम यानी परमाणु या जो अणु है उनकी डेफिनेशन आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि आपको पता है कि एटम या परमाणु क्या होते हैं। तो हमें पता है कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। यानी परमाणु क्या होती है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन आपने मॉलिक्यूल या अणु के बारे में पढ़ी थी। उसके बारे में आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल या अणु क्या होता है, कि मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट। यानी ये क्या होती है, पदार्थ की ये भी छोटी से छोटी इकाई होती है जो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। मतलब एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि अणु क्या है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू atoms cannot freely exist, cannot freely exist। तो इन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम क्या है, कुछ एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन करे तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसने यही बताया है कि कोई भी जो परमाणु होता है, अगर उसका जो आउटर सेल है अगर वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो वो हमें क्या मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ओनली वो ही एटम्स या वो ही परमाणु हमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे जिन एटम्स का या जिन परमाणुओं का जो आउटर सेल है यानी जो वैलेंस सेल या हम कह सकते हैं बाह्य कोश है वो पूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम जवाब यहीं से निकालेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो आप इसका सीधा जवाब दे सकते हो क्या, ड्यू टू इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट या हम कह सकते हैं वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी जो परमाणु है, कोई भी परमाणु हमें स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं मिलता, तो इसका कारण यही है कि परमाणु का बाह्यतम कोश या बाह्य कक्ष अपूर्ण होने के कारण, अपूर्ण होने के
कारण वह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, अपने इसी वैलेंस सेल या बाह्य कक्ष को पूर्ण करने के लिए ही क्या है, जो दूसरे परमाणु होंगे उन दूसरे परमाणुओं से क्या करेगा, उन दूसरे परमाणुओं के साथ रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कोई अणु या कोई यौगिक जो है उनका क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू एटम कंबाइंस, वाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, कि एटम या परमाणु वो क्यों संयोजन करते हैं, क्या आएगा, परमाणु संयोजन क्यों करते हैं, क्यों जुड़ते हैं, संयोजन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब लेने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि कोई भी जो परमाणु हैं उसके क्या होते हैं, ये अपने को कक्ष दे रखे हैं, यानी ये अपने को सेल्स दे रखे हैं। ठीक है, और इन सेल्स के अंदर आपने पढ़ा था कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पहले कक्ष को छोड़ के बाकी जितने भी जो परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं के कक्षों के अंदर क्या होगी, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि उनके कक्ष में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। जिस भी परमाणु के बाह्य कक्ष में क्या मिले, 8 इलेक्ट्रॉन मिले, तो उसकी जो आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन से संबंधित वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और वो फिर किसी से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब वो क्या है, अब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर हम देखें किनको, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, जो छोटे एटम हैं, जो 4 या 5 परमाणु संख्या या 4 या 5 एटॉमिक नंबर तक अपने को दिए हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी परमाणु होंगे वो क्या करना चाहेंगे, वो अपने बाह्य कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे। यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, अष्टक, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑक्टेट। ठीक है, तो यानी उसी अष्टक या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो परमाणु है वो अन्य किसी परमाणुओं से क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, उनके साथ क्या है, कंबाइन होते हैं या उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाई डू एटम कंबाइन, तो हम कह सकते हैं कि एटम्स आर कंबाइन टुगेदर in order to complete their outermost octet, पहले लिखो ड्यूप्लेट किसके केस में, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए, या बोरोन भी लिख सकते हो, एंड octet to attain nearest noble gas electronic configuration, noble gas electronic configuration। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर यही बनता है कि एटम परस्पर क्यों कंबाइन होते हैं, एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि जितने भी जो एटम्स हैं वो अपना जो आउटर मोस्ट सेल है या जो वैलेंस सेल है उसके अंदर जो छोटे एटम हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, उनके केस में तो क्या है, मैक्सिमम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेंगे। बट उनसे हायर एलिमेंट्स की हम बात करें तो वो क्या करेंगे,
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं, ताकि जैसे ही उनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो उनके पास लगने वाली यानी नज़दीकी कोई भी जो नोबल गैस है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल जाता है। ठीक है, वैसे आपने अभी नोबल गैसेस के बारे में पीछे वाले लेक्चरों में देखा होगा कि ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, और 20 तक ये आप नोबल गैसेस देखते हो। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है इनको, इनके पीछे रीज़न क्या है कि नोबल का मतलब है मतलब उदासीन, न्यूट्रल, मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करे। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि या तो उनके वैलेंस शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जो कि छोटे, जो स्मॉलेस्ट एटम या स्मॉलर एलिमेंट्स की बात हो रही है। और अगर हम बात करें उससे आगे के जितने भी हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल है उनमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, जो 8 मिल रहे हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिन एलिमेंट्स के जो एटम हैं, उन एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, या तो उनके ड्यूप्लेट पूर्ण होते हैं या उनके ऑक्टेट पूर्ण होते हैं। उन एलिमेंट्स के एटम को हम किस कैटेगरी में लेंगे, नोबल एटम या नोबल गैसेस की कैटेगरी में लेंगे। तो इनके पास वाले कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनके जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे एटम से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमें क्या मिलता है कि परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष या बाह्यतम कोश में डुप्लेट या बाह्यतम जो कोश होता है उसमें डुप्लेट या जो हम कह सकते हैं अष्टक यानी ऑक्टेट, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टेट। अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, और ड्यूप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ठीक है, को पूरा करने के लिए दूसरे परमाणुओं से या दूसरे परमाणु से संयोजन करते हैं। संयोजन करके उदासीन गैसों का, या हम कह सकते हैं उदासीन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों से रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, इसलिए वो आपस में संयोजन करते हैं। ठीक है, तो यानी क्यों परमाणु दूसरे परमाणुओं से जुड़ेंगे तो उनको हम कुछ एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, तो वो उदाहरण समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमने ये तो देख लिया कि एटम क्यों जुड़ते हैं, एटम अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण करने के लिए जुड़ते हैं, और ठीक है, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते, उसका भी हमने देखा कि उनका जो बाह्यतम कक्ष है यानी आउटर सेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। मतलब दोनों ही बातों में आउटर सेल की बात हो रही है। अब बात ये आती है कि परमाणु जो है वो आपस में जुड़ेंगे तो सही, पर वो जुड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स किस तरह कंबाइन होते हैं, हाउ डू एटम कंबाइन, यानी परमाणु परस्पर
किस प्रकार संयोजन करते हैं। ठीक है, आपस में किस तरह जुड़ेंगे, संयोजन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े हैं कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं उनके अंदर यही बातें आ रही है कि वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं या वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें ले जाएगा केमिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड या आबंध। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा कि जो एटम्स हैं वो आपस में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एटम्स आर कंबाइन टुगेदर थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु परस्पर आबंध का निर्माण कर बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आबंध, हिंदी में आबंध बोलते हैं। ठीक है, परस्पर आबंध के निर्माण द्वारा संयोजन करते हैं। ठीक है, जब वो आपस में क्या बनाएंगे, आबंध बनाएंगे, तभी वो आपस में क्या कर पाएंगे, संयोजन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि नया कंसेप्ट आता है किसका, बॉन्ड का, या हम कह सकते हैं आबंध का। ठीक है, तो अभी हम इस बॉन्ड या आबंध के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो आबंध होता है वो क्या होता है। ठीक है, जिसको इसकी नॉलेज है उसकी केमिस्ट्री कभी वीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर कि इनमें किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको कोई फार्मूला दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड या आबंध क्या होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स। बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच hold the atoms together। यानी बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो क्या है, एटम्स को इकट्ठा रखता है। या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड या आबंध क्या होता है, आबंध एक प्रकार का बल होता है। बल, फोर्स होता है मतलब बल होता है, जो परमाणुओं को परस्पर बांधे रखता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड या आबंध कहेंगे। ठीक है, तो देखो बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें क्या है, कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, उसकी यानी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या आप उसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका ज्ञान है तो हम इजीली क्या है, बॉन्ड और उसके टाइप्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हमें पता चल गया कि जो सवाल था क्या था कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम किस तरह कंबाइन होते हैं, तो हमें पता है बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और हमें यहाँ से नया कंसेप्ट मिला
कि बॉन्ड क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एक टाइप का फोर्स होता है जो एटम्स को आपस में कंबाइन करता है या एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, तो इसके बाद बॉन्ड पढ़ने से पहले हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। उसके बाद हम बॉन्ड और उसके टाइप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो आपको एटम दिया है, कोई भी जो परमाणु दिया है, उसके बाह्य कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या है, कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको वैसे लेविस सिंबल भी बोलते हैं या लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, लेविस संरचना। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ या हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the form of dots या हम कह सकते हैं सिंबल अराउंड द symbol of in the form of dots around the symbol of an element। ठीक है, वैसे ये क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट। ठीक है, जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। या हम लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु के यानी एटम के परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित, बाह्य कक्ष यानी आउटर सेल में कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को बिंदु या आप कह सकते हो चिन्ह के रूप में तत्व के चिन्ह यानी सिंबल के चारों ओर प्रदर्शित किया जाता है। चारों ओर प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, जैसे उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है। हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछे तो आप कैसे बनाओगे। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ये करेंगे। तो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
जब हमें पता है कि इसकी परमाणु संख्या 1 दी हुई है, यानी Z की वैल्यू 1 दी है, 1 दी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 1। और हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, जितने इसके इलेक्ट्रॉन हैं, हमें पता है कि फर्स्ट जो सेल है यानी पहला कक्षा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और उसी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, कुछ डॉट से इस तरह दिखा दिया, तो ये हाइड्रोजन की बिंदु संरचना होगी, ठीक है। इसी तरह अपने को जैसे कह दे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका 8 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि बाह्य सेल के अंदर या आउटर सेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, हमें पता है 6 है, ठीक है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है जो बाह्य कक्ष में उपस्थित है, इन्हीं को ही हमें क्या करना है, इसका जो चिन्ह है, ऑक्सीजन का चिन्ह क्या होता है, O, इसके चारों ओर बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आप इसके चारों ओर 6 बिंदु बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, ठीक है। इसी तरह आपसे किसकी पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ पे आपसे कह दे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हमें पता है पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो जो वैलेंस सेल है यानी आउटर सेल है, या हम कह सकते हैं बाह्य कक्ष जो होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो हमें क्या करना है, जिस भी एलिमेंट्स की बात किए हैं उसका सिंबल लिखा, और उसके चारों ओर क्या है, उनके जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनको आप किसी भी चिन्ह से क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हाँ आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, ठीक है। जब आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या है कि अब आप बॉन्ड आसानी से समझ सकोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से ही हम क्या है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको शो करेंगे कि किस तरह जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या बॉन्ड के टाइप्स कितने हैं। अभी आपने पढ़ लिया है कि बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखता है, ठीक है। तो देखो आगे दिया है हमें बॉन्ड एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो बॉन्ड या हमने अभी पढ़ा था कि आबंध क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है, एक टाइप का बल होता है जो क्या है, परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बॉन्ड या जो आबंध है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें इसके कितने टाइप्स दिए हैं, टाइप्स या आप देखोगे तो ये कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, यानी आप कह सकते हो 3 प्रकार के आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम देखेंगे 3 प्रकार जो अपने को दिए हैं, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट तो हम लेते हैं कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लेके चलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। नंबर सेकंड जो अपने को दिया है वो दिया है आयनिक बॉन्ड। कौन सा दिया है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध। क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। जब आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे आयंस क्या होते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम टॉपिक क्लियर करेंगे।
थर्ड जो ऑप्शन अपने को दिया है वो दिया है किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे ये नहीं पूछा जाता क्योंकि ये 10th से हाई लेवल के अंदर माना जाता है, ठीक है, जिसको श्योंजी आबंध बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स, ठीक है। तो हम स्टडी कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या इसको हम बोलेंगे क्या, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। तो अगर आप देखो इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो कोवैलेंट, कोवैलेंट मतलब को मीन्स कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, सहयोग, जिसमें क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो आबंध निर्माण में जो परमाणु भाग ले रहे हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में जो परमाणु भाग ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, परस्पर आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके अपने जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का जो बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons between the two participating atoms in bond formation। तो इसने बताया कि इस टाइप के बॉन्ड में क्या होता है कि आबंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन को, परस्पर जो इलेक्ट्रॉन है को साझा करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन साझा या शेयर क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट आउटरमोस्ट सेल। जो आउटरमोस्ट क्या होगा, सेल होगा, चाहे वो ऑक्टेट हो चाहे वो ड्यूप्लेट हो, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है और उस दौरान जिस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्यों करते हैं साझा, अपने बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए, बाह्यतम कक्ष को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो यानी सहसंयोजी आबंध में क्या होगा कि जो सहसंयोजी आबंध वो ही परमाणु उसमें भाग लेंगे जो क्या है, अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण करने के लिए परस्पर इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जिस टाइप का आबंध बनेगा उसको हम बोलेंगे सहसंयोजी, मतलब सह मीन्स सहयोग से, संयोजी मीन्स आबंध बनना, ठीक है।
यानी अपना कक्ष पूरा करना। ठीक है, तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और इसकी हम देखेंगे आगे टाइप्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, यानी सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, सहसंयोजी आबंध, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 प्रकार के होते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन है ये भी, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो जो नंबर फर्स्ट यानी ए पार्ट अपने को दिए उसको हम बोलते हैं क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकंड वन जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या? डबल बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड वन जो अपने को दिया है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, या आप सीधा लिख सकते हो एकल सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध। कई बार आसानी के लिए एकल आबंध भी बोल देते हैं, सिंगल बॉन्ड भी वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एकल सहसंयोजी आबंध। ठीक है, नेक्स्ट है वो कौन सा हो जाएगा? द्वि सहसंयोजी आबंध। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? त्रिसहसंयोजी आबंध। ठीक है, तो इन सभी बॉन्ड्स को हम 1 बाय 1 क्या है विद एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड है ये अपने को 3 टाइप से। अब देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना उसको हम क्या है 2 एटम के बीच में सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो द्विसहसंयोजी आबंध है उसको हम 2 एटम यानी 2 परमाणुओं के बीच में इस डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो त्रिसहसंयोजी आबंध है उसमें हम क्या है 2 परमाणुओं के बीच में इन 3 लाइनों को लगा के शो करेंगे। ठीक है, तो अब इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर डबल और फिर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड समझेंगे। तो फर्स्टली अपने को दिए कौन सा? ये अपने को दिए है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या आप उसको कह सकते हो ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो एकल आबंध। एकल आबंध या एकल सहसंयोजी आबंध, दोनों ही चलेगा। तो हमने देखा इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल लाइन से। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा? तो इसने बताया कि इस टाइप का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है 2 एटम के बीच में। यानी हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 एटम परस्पर साझा करके जिस आबंध का निर्माण करते हैं उस आबंध को हम क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजी आबंध बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 पेयर का मतलब दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the 2 atoms, taking part in bond formation, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो उन एटम्स के बीच में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के आबंध का निर्माण कब होता है, जब आबंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु परस्पर एक जोड़ा या आप कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन साझे करते हैं। तो जिस प्रकार का आबंध बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एकल आबंध बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने को एग्जाम्पल दिया है क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ H2। अब H2 यानी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निर्माण किस तरह होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप देखोगे तो आपको हाइड्रोजन का बनाना है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एक एटॉमिक नंबर है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हो, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ओनली 1 है। तो जो इसका फर्स्ट सेल है वो इसका बाहरी सेल है, जो पहला कक्ष है वही क्या है, बाहरी कक्ष है। तो इसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो ये क्या बन गया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी क्या है, आउटर सेल के अंदर क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। है तो दोनों हाइड्रोजन ही ना, सेम ही टाइप के एटम्स हैं, सेम ही एलिमेंट्स के। तो अब ये दोनों हाइड्रोजन हमने पढ़ा था कि एटम आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि एटम जो होते हैं वो अपना बाह्य कक्ष यानी आउटर जो सेल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए परस्पर संयोजन करते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए वो आपस में कंबाइन होंगे। और वो हमें पता है किसके थ्रू होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमने देखा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये अपने आउटर सेल में क्या करने की कोशिश करते हैं, ये अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना ड्यूप्लेट पूरे करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो इससे बड़े जितने भी एटॉमिक नंबर के जो हमें तत्व मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, वो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या हम कहेंगे अपना अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने नज़दीक की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नज़दीक का नोबल गैस कौन सा है, हीलियम। और हमें पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 2। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हमें पता है कि इसका जो फर्स्ट सेल है, कौन सा सेल, के सेल, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट सेल की कंडीशन को पूरा करता है। तो अब इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या एक नोबल गैस है। तो इसीलिए जो ये एलिमेंट्स हैं यही नोबल गैस या उदासीन गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आपस में रिएक्शन करते हैं। तो इसी बात को हमने पढ़ा था। अब ये कहता है कि जो हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका जो आउटर सेल होगा उसमें क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जो सेकंड वाली हाइड्रोजन है उससे इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसके बदले में जब सेकंड हाइड्रोजन है उसको भी ये क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो अपनी इसी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं।
ठीक है। तो दोनों ने परस्पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन साझे किए, यानी इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, या आप कह सकते हैं कि 1 पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या हुई है, परस्पर शेयरिंग हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा सिंगल बॉन्ड। और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इनको कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, H2। तो इस तरह क्या है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, सेकंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्लोरीन का। ठीक है, कि क्लोरीन किस तरह बनेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसका 17 एटॉमिक नंबर है, मतलब फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और 7 क्या है लास्ट में दिए। तो अब आप अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमें पता है कि क्लोरीन को अपना जो सेल है उसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 7 तो है इसके पास। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, इसका बाह्य कक्ष यानी अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाता, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बराबर हो जाता, आर्गन के। और वो आर्गन जो हमें दिया है वो क्या एक नोबल गैस है, मतलब जैसे ही आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाता है तो फिर ये औरों से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसी स्टेबिलिटी को, इसी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये एटम रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्लोरीन है, इसके बाद हमें क्या दे रखी है, ये सेकंड क्लोरीन दे रखी है। तो इस सेकंड क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो उसमें भी सेम यही कंडीशन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, इसके पास 7 है, एक ये इससे ले लेगा तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। इसी तरह जो दूसरा क्लोरीन है वो उससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इस तरह दोनों अपने क्या करेंगे, इन्हीं अष्टक या ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में 1 पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, या हम कह सकते हैं एकल आबंध के थ्रू जुड़े होंगे। और इसको हम इकट्ठा क्या लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें लाइक एटम के बीच में मिले, एक से ही परमाणुओं के बीच में मिले। इसी तरह आप दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे हमें दे रखा है मान लो कार्बन। ठीक है, और वो कार्बन क्या है, अपना जो वैलेंस सेल है उसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये अपने को कार्बन एटम दिए है। और हमें पता है कि जो कार्बन है इसका 6 परमाणु क्रमांक यानी 6 एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 स्टार या 4 सिंबल यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। मान लो इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कार्बन हमें पता है इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना जो आउटर सेल है उसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु से अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो मान लो इसके पास क्या आ जाता है, जो सेकंड एटम है वो आ जाता है हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उससे क्या उसका जो आउटर सेल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी इसके पास क्या आ गया, मान लो हाइड्रोजन एटम आ जाता है, तो उसको भी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बदले में उसको 1 इलेक्ट्रॉन भी उनसे मिलेंगे। तो अभी इसने 4 में से 2 दिए तो 2 ही उसको बदले में मिलेंगे। तो अभी उसका जो आउटर सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें टोटल कितने हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये थर्ड हाइड्रोजन एटम के साथ भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। इसी तरह ये कोई 4th हाइड्रोजन एटम है उसके साथ भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग
कर सकता है। तो इसने क्या है, चार जो हाइड्रोजन एटम है उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसका मतलब इसको बदले में क्या है, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। तो इस तरह ये क्या है, चार जो डिफरेंट एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके इनसे क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध का निर्माण करेगा। तो ये जो अपने को संरचना मिल रही है, ठीक है, जिसमें क्या है, जो कार्बन है वो क्या है, चार हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी के बीच में क्या है, एक एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, साझे किए हैं। तो आप इन दो बिंदुओं के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, एक एक लाइन का यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या बन रहे हैं, एकल आबंध बन रहे हैं। या आप इसको क्या लिख सकते हो कि हमें पता है कि एक सिंगल कार्बन है और जितने लाइक एटम है वो कितने हैं, चार, यानी चार एक से हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के पेयर में लगा दो चार। तो ये फार्मूला बन गया किसका, मीथेन का, ठीक है। जो मीथेन गैस होती है, ठीक है, उसका ये फार्मूला, ये उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन चुकी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े, किसी और से भी जुड़ सकता है। मान लो कि ये आपको कार्बन एटम दिया है जिसके पास क्या है, 4 डिफरेंट एटम्स दे रखे हैं, ठीक है, ये 4 आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इसके पास आ जाता है मान लो ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और उस ऑक्सीजन एटम में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था कि ऑक्सीजन जो है इसका 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो पहले में 2 और बार वाले में 6 होते हैं। तो उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑक्सीजन के चारों ओर इस तरह इन सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी तरह अपने को क्या दे रखी है, मान लो यहाँ पे आ गई क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्लोरीन का एटम दिया है, उसकी कंडीशन हमें पता है कि क्लोरीन जो होती है उसके भी क्या होते हैं, वैलेंस शेल में क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 7, ठीक है। ये दूसरी अपने को क्लोरीन दी हुई है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो कार्बन है उसको क्या करना है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से भी शेयर करके ले सकता है। ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन को 8 चाहिए थे, उसका कक्ष पूरा हो गया, ठीक है। जबकि जो क्लोरीन है उसको 1 चाहिए, इसी तरह दूसरी क्लोरीन को भी 1 चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरह क्या हुआ, इस तरह जो कार्बन था उसने अपना जो आउटर सेल है उसको कंप्लीट किया। तो यहाँ से हमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, डबल बॉन्ड का। मतलब जहाँ पे क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, वहाँ किस टाइप का बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पेयर हुए हैं तो डबल लाइन, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल लाइन। तो ये कार्बोनाइल क्लोराइड का फार्मूला हमें मिलता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड कौन सा होगा, जिसमें क्या हो गए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। क्या होगी, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये अपने को दिए डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, द्विआबंध। ये 9th के टॉपिक हैं, ठीक है, जो 9th की एनसीईआरटी में पहले हुआ करते थे। अब इनको कट करके आगे भेज दिया गया, पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एटम के बीच में डबल लाइन लगा के, ठीक है। तो इसके अंदर हम सीधा इनको पढ़ेंगे कि 2 पेयर्स जो है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग किनके बीच में, इन बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में, ठीक है।
जो क्या कर रहे हैं, टेकिंग पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है, वो दो एटम जो है वो आपस में क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो जिस टाइप का बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे कि जो जिस टाइप का जो आबंध होता है जिसमें क्या होंगे, दो जोड़े, क्या होंगे, दो जोड़े या हम कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को परस्पर साझा करने पर जिस आबंध का निर्माण होता है, जिस आबंध का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलेंगे, द्विआबंध। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमें दिया, अभी हमने देखा था। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि इनमें वो आएंगे जिनको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना जो आउटर सेल है या वैलेंस सेल या बाह्य कक्ष जो है उसको पूर्ण करने के लिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसका 8 एटॉमिक नंबर है और हमने पढ़ा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है परमाणु, उसका जो आउटर सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, अपने जो बाह्य सेल है यानी आउटर कक्ष है इसको पूरा करने के लिए मान लो ये दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, परस्पर इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे। जब इसको चाहिए थे तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, तो इसके 8 पूरे हो गए, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर हम देख रहे हैं ये परस्पर क्या कर रहे हैं, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी आपस में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग, या हम कहेंगे 2 पेयर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डबल लाइन लगाएंगे, या आप इसको क्या लिख सकते हो, O2। तो इस तरह क्या होती है, ऑक्सीजन या O2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इसमें इन CO2 में भी क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो CO2 के अंदर देखो किस तरह होगा कि हमें पता है कि जो ये कार्बन होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने नियर बाई कोई दूसरा एटम, जैसे इसके पास दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन के एटम या ऑक्सीजन के परमाणु आ जाते हैं। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो कार्बन की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी। तो अभी देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कार्बन से ले लेगा, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये कार्बन से ले लेगा। इसके बदले में कार्बन क्या करता है, इन दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे हम कहेंगे कि कार्बन का जो आउटर सेल है या बाह्य कक्ष है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और जो कार्बन है इनके बीच में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, शेयरिंग, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हुई है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लाइंस, यानी डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक कार्बन है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, CO2 का हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है,
इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हो और भी, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो इथीन का, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं भाई, इथीन में क्या होंगे, इथीन में हमें पता है कि 2 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने दिए हैं, 4 दिए हैं। तो 2-2 हाइड्रोजन बांट दो दोनों को, ठीक है। तो हमें पता है कि हर कार्बन के पास क्या कंडीशन है, 4-4 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। तो हर कार्बन क्या करेगा, अपने जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हमें पता है कि हर हाइड्रोजन के पास क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ये जो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बदले में अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन को देंगे। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बदले में उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। फिर भी हर कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर ये कार्बन क्या करेंगे, आपस में भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये इधर वाला कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, ठीक है, और बदले में उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है, दोनों कार्बन्स के ऑक्टेट क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ये हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। या हम बता सकते हैं कि जो इथीन होती है उसमें हमने देखा कि कार्बन ने आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए या 2 पेयर शेयर किए तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, जबकि हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की तो यहाँ पे क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड आएंगे। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें इथीन का मिलेगा, जो कि एक गैस होती है। अब बात रहता है अपना लास्ट वन, कौन सा, जो है ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, या सीधा हम उसको कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और उसको हम कह सकते हैं क्या, त्रिआबंध, क्या बोलेंगे, त्रिआबंध। और तो त्रिआबंध में क्या होता है भाई, हमें पता है जहाँ पे 2 परमाणुओं के बीच में, 2 एटम्स के बीच में हमें क्या दी होगी, 3 लाइनें दी होगी, ठीक है। तो जिस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड में 2 पेयर हो रहे थे तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 पेयर्स होंगे। 3 पेयर्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है। तो जिस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। यानी हिंदी में अगर आप देखो तो जिस आबंध के निर्माण में 3 जोड़े या आप कह सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स को परस्पर साझा किया जाता है, तो जिस टाइप का बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे क्या, त्रिआबंध, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल देखने हमने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए ट्रिपल बॉन्ड। तो उनमें अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चनों से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये आए हुए हैं क्वेश्चन, अगर आपने कंपटीशन का दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अपने को दिए किसका, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का निर्माण किस तरह होता है, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन गैस होती है ये, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का निर्माण किस तरह होता है, तो उसके बारे में इसने दिया कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है उसका 7 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो उसके फर्स्ट सेल में पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने और चाहिए, इसको 3 और चाहिए। अगर इसको 3 और मिल जाए तो इसका बाह्य कक्ष क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हम क्या बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ही इसको बदले में क्या मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका जो वैलेंस सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमने क्या इन सिंबल से शो कर दिया। इसी तरह क्या है, दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु दिए उसमें भी आप क्या है उसके
बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कुछ चिन्हों से दिखा दो। ठीक है, ये अपने को दिए। अब देखो इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, और इसको भी चाहिए क्या, 3। तो ये दोनों परस्पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल या हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो दोनों के बीच में हमें पता है कि कितने पेयर, 3 पेयर्स। ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो मतलब 3 पेयर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 लाइंस को, और आप इनको इकट्ठा करके N2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, किस आबंध का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध होता है। तो कौन सा सहसंयोजी आबंध होता है, त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, इसी तरह आप कई और एग्जाम्पल देख सकते हो, पर कॉमनली आपको ये नाइट्रोजन में, और यह आपको देखने को मिलेगा किस में, एल्काइन में, यानी इथाइन जो आपको दी हुई है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये कार्बन एटम हमें दिए हैं, ठीक है, इस कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये किसी हाइड्रोजन एटम को देगा, इधर कोई हाइड्रोजन एटम आ गया, एक उसको दे दिया। ठीक है, अभी भी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, दूसरे कार्बन जो एटम है उससे शेयर कर लेगा। तो अगर ये उससे शेयर कर लेगा तो अभी इसके पास अपने बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो इसको नोबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो सेम यही कंडीशन किसकी होगी, जो सेकंड वाला कार्बन एटम है उसके केस में भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो कार्बन था उसने हाइड्रोजन से तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बट दूसरे कार्बन से क्या है, टोटल जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड इसमें देखने को मिलेगा, या आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो इस तरह, ये अपने को इथाइन दी हुई है। ठीक है, तो ये थे कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स। और आपसे जो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, वैसे इसके और 2 टाइप होते हैं, वो भी अभी हम देख लें या कल देखें। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ज़्यादातर हमें मिलेगा किस में, कोवलेंट बॉन्ड, या हम बात करें किसकी, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ये किन में पाया जाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स किन के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोवलेंट बॉन्ड किसके द्वारा बनाया जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज क्या होगा, फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एटम्स, किसके बीच में होगा, नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनेगा। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल एटम होते हैं उनके बीच में ही हमेशा क्या मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ये आपसे पूछे कि अधातु के परमाणुओं के बीच, ठीक है, अधातु जो परमाणु होते हैं उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड या किस टाइप का आबंध उपस्थित होता है। ठीक है, तो हाँ ये ध्यान रखना है कि अधातुएं या नॉन मेटल परस्पर सहसंयोजी आबंध का निर्माण करती है, आबंध का निर्माण करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है,
ये क्या है, आवेश के अनुसार, या हम कह सकते हैं पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब होता है जिसमें पोल हो, प्लस और माइनस के आवेश क्या हो, उनमें उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो पोलरिटी के बेस पे, पोलरिटी को वैसे ध्रुवता भी कह सकते हैं शायद, ध्रुवता, ठीक है, के आधार पे, पोलरिटी के बेस पर क्या है, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है कोवेलेंट बॉन्ड? 2 टाइप्स का। एक तो होता है पोलर और एक क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, पोलर मतलब ध्रुवता किसको बोलेंगे, जिसमें धन और ऋण आवेश आ जाए। ठीक है, तो पोलर वाले किसके बीच में होंगे, दो विभिन्न जो धातुओं के परमाणुओं के बीच, धातुओं के परमाणुओं के बीच में क्या मिलेगा, के बीच जो आबंध पाया जाता है। ठीक है, जो क्या मिलेगा, आबंध मिलेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या हम कहेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर आपसे पूछे कि HCl इसके बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है, CCl4 के बीच में किस टाइप का आबंध होता है, तो ये सारे क्या होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। जैसे H2O है, इसके बीच में किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा सहसंयोजी आबंध होता है, तो ये आ जाएगा क्या, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या हम इसको बोलेंगे आवेशीय, या इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवता के आधार पर ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपने को क्या दिया था, हमें दिया था नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, किन में पाया जाता है, इस टाइप का बॉन्ड जो है वो क्या है, एक जैसे अधातु परमाणुओं के बीच, अधातु परमाणु, ठीक है, के बीच जो पाया जाता है आबंध, के बीच में जो आबंध पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, यानी कौन सा होगा कि द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लाइक नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, तो जैसे अपने को दिए कौन सा, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, इस तरह एक तरह के जो भी अपने को नॉन मेटल एटम्स मिलते हैं उनके बीच में जो क्या होगा, बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी सहसंयोजी आबंध क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड या सहसंयोजी यौगिक कौन से होते हैं,
वो यौगिक जिन यौगिकों के बीच में क्या पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक या कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और उनके टाइप्स और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड या जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, तो इनके कुछ गुण धर्म है, इनकी प्रॉपर्टी है क्या, ये गैस में भी मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं और लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये हमें क्या मिलेंगे, गैसों के रूप में भी मिलते हैं, ठीक है, ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं और तरल या द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके गुण धर्म के अंदर हम देखेंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक, मतलब जिस तापमान पे क्या है कोई पदार्थ किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, वो क्या होता है, लो होता है, यानी कम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। किसके कुचालक होंगे, विद्युत के, इसमें से विद्युत धारा पास नहीं हो सकती। जैसे आपसे कह दे कि आपको ग्लूकोज दिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, ठीक है, यानी आपसे कह दे शर्करा, ग्लूकोज, ठीक है, इस तरह के कोई भी जो यौगिक जिसमें क्या है, अधातुएं हैं, ठीक है, जैसे आपको इथेनॉल दे दिया, C2H5, अल्कोहल, पेट्रोल दे दिया, डीजल दे दिया, ये सारे के सारे क्या हैं, मीथेन गैस है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के चालन के लिए या तो आयन चाहिए या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, और इनकी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन रेट जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, ये क्या है, धीरे या कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं ये, कम अभिक्रियाशील, हाईली रिएक्टिव नहीं होते ये। ठीक है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव नहीं होते, हाईली रिएक्टिव नहीं होते, यानी हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये था कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आपका रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल हम कुछ नया लेक्चर देखेंगे जिसमें हम आयंस और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।